नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अभी बीए का जो पाठ्यक्रम बदला है हिंदी साहित्य में, उसके अंदर हानूस नाटक लगा है द्वितीय प्रश्न पत्र में बीए सेकंड ईयर के। तो उसके अंदर हानूस जो नाटक लगा है उसको हम शुरू से पढ़ेंगे। तो वह जो नाटक लिखा गया है वह भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। तो भीष्म साहनी का इसके अंदर पहले परिचय दिया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त सन 1915 को रावलपिंडी में। इनकी शिक्षा जो है वो हिंदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में, स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में एमए, फिर पंजाब विश्वविद्यालय में पीएचडी की। इन्होंने एमए किस में की है? अंग्रेजी साहित्य में की है। बंटवारे से पूर्व थोड़ा व्यापार, उन्होंने बिजनेस भी किया है, साथ साथ मानद और ऑनरेरी अध्यापन, उन्होंने कुछ अध्यापन कार्य भी करवाया है। बंटवारे के बाद उन्होंने किस में हिस्सा ले लिया था? पत्रकारिता में। इप्टा नामक नाटक मंडली में काम इन्होंने किया है। बम्बई में बेकारी, फिर अंबाला के एक कॉलेज में और खालसा कॉलेज अमृतसर में भी इन्होंने क्या करवाया? अध्यापन करवाया। उसके पश्चात स्थायी रूप से ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के साहित्य का प्राध्यापन करने लग गए। तो जाकिर हुसैन कॉलेज में फिर ये पढ़ाने लगे। इस बीच लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के रूप में कार्य किया। अपने इस प्रवास काल में उन्होंने रूसी भाषा का यथेष्ट अध्ययन किया और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। करीब 2.5 साल नई कहानियों का सौजन्य संपादन किया। प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी इनका संबंध रहा है। आगे देखते हैं कि इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें इनमें दी गई है, जैसे भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वाडचू, चीलें, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। ये इनके क्या है? कहानी संग्रह है। तमस, जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तमस, झरोखे, कड़ियां, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, ये इनके क्या है? उपन्यास है। फिर है माधवी, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, संपूर्ण नाटक है जो 2-2 खंडों में है। आज के इनके जो संपूर्ण नाटक है वो 2 खंडों में विभाजित किए गए। उन 2 खंडों में इनको संग्रहित किया गया है। इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है आज के अतीत, और इनके द्वारा बालोपयोगी कहानियां भी लिखी गई है जो संग्रह का नाम है गुलेल का खेल। इनको सम्मानित भी किया गया है। जो सम्मान दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? इनको तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तमस, जो कि मैंने बताया था आपको, क्या है? उपन्यास है। हिंदी अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है जो, और इसके अलावा इनको दिल्ली का श्लाघा सम्मान भी दिया गया है। साहित्य अकादमी के 72 सदस्य भी ये क्या रहे हैं? साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे हैं। इनका जन्म तो हुआ था सन 1915 में और इनकी मृत्यु हुई 11 जुलाई 2003 में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि भीष्म साहनी का जो हानूस नाटक है वह आपके सिलेबस में है। और यह हानूस नाटक जब शुरू होता है तो हम देखते हैं पहले उन्होंने जो है निर्मल वर्मा के लिए कुछ शब्द लिखे हैं। तो वो शब्द क्या है? वो लिख रहे हैं कि बहुत दिन पहले, लगभग सन 1960 के आसपास, मुझे चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में जाने का सुअवसर मिला था। ये कौन लिख रहे हैं? ये निर्मल वर्मा को लिख रहे हैं हानूस के नाटक के लेखक कौन? भीष्म साहनी। और फिर वो कहते हैं कि चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है प्राग, वहां जाने का मौका मिला और प्राग में घूमते हुए ऐसे लगा जैसे कि मैं यूरोप के किसी मध्ययुगीन कालखंड में पहुंच गया हूँ, क्योंकि प्राग में अभी वहां पे जैसा मध्यकाल के समय जैसा वातावरण था 1960 में भी वैसा ही था। प्राचीन गिरजे, पुरानी वजह की सड़कें, पुराने वीर घर आदि प्राग का अपना माहौल है जो भुलाए नहीं भूलता। मेरे मित्र निर्मल वर्मा उन दिनों वहीं पर थे और चेक भाषा तथा संस्कृति की उन्हें खासी जानकारी थी। चेकोस्लोवाकिया की जो भाषा है वो चेक भाषा है।
तो सड़कों पर घूमते घामते एक दिन उन्होंने मुझे एक मीनारी घड़ी दिखाई। तो क्या हुआ कि वो घूम रहे थे निर्मल वर्मा के साथ। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर घूमते घूमते निर्मल वर्मा जो है उनको एक मीनार पर लगी हुई घड़ी दिखाते हैं, और उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ जो वहाँ पे प्रचलित थी कि यह प्राग में बनाई जाने वाली पहली मीनारी घड़ी थी, और इसके बनाने वाले को उस समय के बादशाह ने अजीब तरह से पुरस्कृत किया था। बात मेरे मन में कहीं अटक सी गई, और समय बीत जाने पर भी यदा कदा मन को विचलित करती रही। आखिर मैंने इसे नाटक का रूप दिया जो आज आपके हाथ में है। मतलब उनका ये जो नाटक है वो उनके निर्मल वर्मा के साथ बिताए गए उस समय में जो उन्होंने कुछ रोचक कहानियां सुनी थी उस घड़ी के बारे में, तो उसी का प्रतिरूप है कि उन्होंने इस नाटक को लिखा। यह नाटक एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है, न ही इसका अभिप्राय घड़ियों के आविष्कार की कहानी कहना है। कथानक के दो एक तथ्य को छोड़कर लगभग सभी कुछ ही काल्पनिक है। उन्होंने मतलब भीष्म साहनी ने इसमें अपने कल्पना के माध्यम से इस नाटक को लिखा है। नाटक एक मानवीय स्थिति को मध्ययुगीन परिप्रेक्ष्य में दिखाने का प्रयास मात्र है। मतलब इसमें वो जो मनुष्य की जो स्थिति मध्यकालीन युग में जो थी उसकी स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। हानुस को पहली बार दिल्ली के दर्शकों के सामने अभियान द्वारा श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर द्वारा आयोजित प्रथम नाटक राष्ट्रीय नाटक समारोह के अवसर पर सन 18 या 19 फरवरी सन 1977 को पेश किया गया। इसका निर्देशन अभियान के सुयोग्य डायरेक्टर श्री राजेंद्र नाथ द्वारा किया गया। इसका मतलब यह नाटक कब लिखा गया, मतलब इसको कब पेश किया गया, राष्ट्रीय नाटक समारोह में 1977 को। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि रंगमंच पर इसे पेश करते समय श्री राजेंद्र नाथ ने अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए नाटक की भाषा के बारे में, और नाटक को और ज्यादा चुस्त और गतिशील बनाने के लिए भी मैंने उनके अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया है। नाटक में कुछ एक अनावश्यक प्रसंग निकाले या बदल दिए गए, और भाषा को बोलचाल की भाषा के और ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश की गई। इन सुझावों के लिए मैं उनका आभारी हूँ, उन कलाकारों और संयोजकों के प्रति भी जिन्होंने श्री राजेंद्र नाथ के साथ मिलकर इस नाटक को जिंदगी का जामा पहनाया। मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। भीष्म साहनी ने अपने इस नाटक के शुरुआती खंड में, मतलब शुरुआती जो स्थिति थी जो लिखा है उन्होंने, उसमें निर्मल वर्मा के साथ बिताए गए उस घटना और उससे उपज जो यह हानुस नाटक है उस घड़ी की जो कथा थी वह उभर कर सामने आई, और मध्ययुगीन जो स्थिति थी उसको बखान जो है बखूबी भीष्म साहनी इस नाटक में कर पाए। इस नाटक के सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से इसमें पात्र है। तो हाँ, इसका प्रमुख जो पात्र है जिसके ऊपर यह नाटक का नाम लिखा गया है, उसका प्रमुख नायक जो है वो है हानुस। हानुस की पत्नी, इसकी नायिका कौन है? कात्या। हानुस की पत्नी का नाम है कात्या, और इनकी एक कात्या की और हानुस की बेटी है जिसका नाम है यांका, और हानुस का पादरी भाई भी इसमें दिखाया गया है। बूढ़ा लोहार है इसमें एमिल, जो कि हानुस का क्या है, दोस्त है, और जेकब जो कि 22-23 वर्षों का लोहार है जो जेल से निकल कर आया है। हुसाक, जॉन, सेवचेक, जॉर्ज और टाबर, ये इत्यादि क्या है, इसके अंदर व्यापारी दस्तकार है। पहला आदमी, दूसरा आदमी इसके अंदर दिखाए गए हैं। इसके साथ राजा है, पहला अधिकारी, दूसरा अधिकारी, लाट पादरी और एक आदमी। ये इनके कुछ अन्य पात्र इसके अंदर दिखाए गए हैं। अब हम इस नाटक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हानुस जो नाटक भीष्म साहनी ने लिखा है वह 3 अंकों में लिखा गया नाटक है। तो इस वीडियो में हम पहले अंक के बारे में पढ़ेंगे।
पहले अंक में की शुरुआत होती है, साधारण सा मेहराबदार मध्ययुगीन कमरा है। दाईं और एक या तो बड़ी खिड़कियां हैं, साथ में अंदर आने का दरवाजा है। पिछली दीवार के साथ लंबी मेज जिस पर मीनारी घड़ी बनाने के तरह तरह के पुर्जे, औजार, चक्के आदि रखे हैं तथा दीवारों पर टंगे हैं। लगते हैं कि इसी मेज पर घर के लोग खाना भी खाते हैं। पिछली दीवार के अंदर के कमरे की ओर खुलने वाला दरवाजा है। बाईं ओर दीवार के साथ 2-3 कुर्सियां पुराने मध्ययुगीन ढंग की, कोने में दीवार पर देव चित्र लगे हुए हैं। देव चित्र मतलब भगवान की तस्वीरें। पर्दा उठने पर पादरियों के वेश में हानूस का बड़ा भाई खड़ा है और हानूस की पत्नी उत्तेजित सी उसके साथ में बातें कर रही है। अब हानूस की पत्नी जो है कात्या, जो क्या बोल रही है, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला, ये पादरी भाई को कह रही है, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, मैं इस तरह से यह घर नहीं चल सकता। तो पादरी भाई कमरे में टहलते हुए रुक जाते हैं। पादरी भाई कहते हैं, अब तुम बड़े अनादर और तिरस्कार के साथ अपने पति के बारे में बोलने लगी हो कात्या। कात्या कहती है, उसमें पति वाली कोई बात हो तो मैं उनकी इज्जत करूँ ना। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन औरत करेगी। पादरी ठिठक कर उसकी ओर देखता है और फिर टहलने लग जाता है। फिर कात्या कहती है, मामूली ताले बनाने का काम जो पहले किया करता था, अब वह भी नहीं करता। मतलब हानूस जो है वो ताले बनाने का कार्य करता था। कभी 2 ताले बना देता है तो कभी एक भी नहीं बनाता। इस तरह क्या घर चलते हैं। सारा वक्त घड़ी बनाने की धुन पर सवार रहती है, उसी की ठक ठक में लगा रहता है। तो पादरी कहता है, हर बात को अपनी ही नजर से नहीं देखना चाहिए कात्या। अगर हानूस घड़ी बनाने में कामयाब हो जाए तो क्या यह छोटी सी बात होगी। कात्या बोलती है, भाई साहब, वर्षों से एक काम के पीछे पड़ा हुआ है, अभी तक तो बनी नहीं, और जो कब अभी तक नहीं बनी वह कब बनेगी। मेरी सारी जवानी बीत गई यह ठक ठक सुनते, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। पादरी कहते हैं, जरा सोचो कात्या, अगर यह कामयाब हो जाए तो देश में बनने वाली यह पहली घड़ी होगी। तो कात्या कहती है कि हानूस से यह बन चुकी, न पढ़ा न लिखा, मामूली कुफल साज होता है ताला बनाने वाला, कुफल साज भी कभी घड़ी बना सकता है। बड़े बड़े दानिशमंद, बड़े बड़े कारीगर घड़ी नहीं बना सके, यह घड़ी बनाएगा। पादरी कहते हैं, तुम तो अब इससे पहले से भी ज्यादा दुत्कारने लगी हो कात्या। इससे तो अच्छे भले आदमी का भी हौसला टूट जाएगा। जहां सारा वक्त दुत्कार पड़ती रहे वहां कोई क्या काम करेगा। तब कात्या कहती है कि आप तो उसी की तरफदारी करेंगे, उसके बड़े भाई जो ठहरे। सच पूछें तो आप ही ने उन्हें बिगाड़ रखा है। पादरी कहता है, क्यों, मैंने कैसे बिगाड़ा है। तो कात्या कहती है, अगर आपने यह पुश्तैनी घर उनके नाम न लिखवा दिया होता तो इस वक्त किसी काम में लगा होता, इससे अपने परिवार की चिंता होती। अब यह जानता है कि इसके सिर पर छत है और कात्या रो धोकर कुछ ताले बेच आएगी, 2 जून रोटी का प्रबंध तो हो ही जाएगा, इसे किसी बात की क्या परवाह। पादरी कहता है, पास आकर, घबराओ नहीं कात्या, यह उसके लिए मुश्किल के दिन है। अगर यह कामयाब हो गया तो तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर हानूस के हाथ में से घड़ी बन गई तो महाराजा उससे मालामाल कर देंगे, उसकी शोहरत दुनिया भर में फैलेगी। क्या यह छोटी सी बात है, महाराज इसे अपना दरबारी बना सकते हैं। कात्या कहती है, पिछले 10 साल से यही सुन रही हूँ, तड़प कर मैं बहुत उपदेश सुन चुकी हूँ। क्या मैं अपने लिए कुछ और मांगती हूँ। घर में खाने को ना, तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूं। मुझे सभी उपदेश देते रहते हैं। मेरा बेटा सर्दी में ठिठुर कर मर गया, जाड़े के दिनों में सारा वक्त खांसता रहता था, घर में ईंधन नहीं था और मैं कमरा गर्म न कर सकी। हम सायों की से लकड़ी की खपचियां मांग मांग कर आग जलाती रही, हम सायों से। पिछले दरवाजे में कात्या की दुबली सी 15 साल की बेटी, उनकी 15 साल की बेटी है जिसका नाम है कात्या, सहमी से खड़ी ही थी। 6 महीने में तक मैं बच्चे को छाती से लगाई घूमती रही। किधर गया वह मासूम सा बेटा। मैं इसकी घड़ी को क्या करूं। क्या मैं इससे कुछ अपने लिए मांगती हूँ। मैंने अपने लिए कभी इससे जेवर तक
मांगा है, क्या कपड़ा मांगा है, पर कौन माँ अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ठिठुरता हुआ देख सकता है या सकती है। पादरी कहते हैं, ठीक है कात्या, पर पहले तो तुम्हारी गुजर जैसे तैसे चल जाती थी। कात्या कहती है, इससे अपना काम खुद चौपट किया है, ताले बनाने छोड़ दिए, कभी बनाता है कभी 10-10 दिन नहीं बनाता। अब यहाँ 2 यहूदी कुफल साज आ गए हैं। अब जो है उसी जगह जहाँ वे रह रहे हैं वहाँ पे 2 यहूदी कुफल साज ताले बनाने वाले आ चुके हैं, जो ताले बना लेते हैं तो हमसे कोई ताला नहीं खरीदता। मैं 10 ताले सुबह थैली में डाल कर ले गई थी, गली गली घूम आई, केवल एक ही बिका है। यांका कहते हैं, उसकी बेटी जो 15 साल की है वो आती है, आगे आ जाती है और माँ का बाजू पकड़ कर कहती है, क्या बात है माँ, बापू घड़ी बनाते हैं तो बनाने दो ना, तुम रोकती क्यों हो। कात्या कहती है कि क्या बक रही है, क्या मैं तेरे बाप का हाथ पकड़े हुए हूँ, घड़ी नहीं बनाता तो और काम ही क्या करता है। बेटी को भी उसने अपने हाथ से हटा दिया। पादरी कहता है, सारा वक्त पीछे की ओर ही नहीं देखते रहते कात्या, कभी भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। सियाने कह गए हैं, पीठ अतीत की और मुंह भविष्य की ओर होना चाहिए। कात्या कहती है, सियाने यह भी कह गए हैं कि जो अतीत के सबक हासिल नहीं करता वह वर्तमान में भी अंधा और भविष्य में भी अंधा बना रहता है। आप कहते हैं मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा करूं, मुझे इस ब्याह में मिला ही क्या, छोटी सी थी जब मैं घर ब्याह कर आई थी, घर में हानुष को कोई पूछता भी नहीं था। दुनिया में इज्जत भी उसी की होती है जिसका घर वाला कमाने वाला हो, यह सभी की पूछ बना घूमता रहता है। और आज यह दिन आया, इसकी हालत सुधरने की जगह और गिरती गई है। यांका कहती है, गिर कहाँ गई है माँ, घड़ी तो अब तैयार होने लगी है, कल यूनिवर्सिटी के बड़े हिसाबदार आए थे ना, बापू की पीठ थपथपा रहे थे, कह रहे थे तुमने बहुत बड़ा सवाल हल कर दिया है। कात्या कहती है, मेरा बस चले तो इस मुई घड़ी का सारा सामान ही खिड़की के बाहर फेंक दूं, जिस वक्त देखो घड़ी घड़ी घड़ी। कात्या कहती है, मेरा बस चले तो इस मुई घड़ी का सारा सामान खिड़की के बाहर फेंक दूं, जिस वक्त देखो घड़ी घड़ी घड़ी। तो पादरी कहता है, अगर आदमी सारा वक्त ऊंच नीच की ही बात सोचता रहे कात्या, तो उसके मन को शांति कहाँ मिलेगी। तब कात्या कहती है, मुझे क्या सिखाते हो जी, मैंने यह उपदेश बहुत सुन रखे हैं, एक ही जिंदगी इंसान को मिलती है, जिसमें आधी बीत गई है बाकी विरोध होकर कट जाएगी। तब पादरी कहता है कि पैसे वाले कौन से सुखी है कात्या, अगर पैसे से सुख मिलता तो राजा महाराजा जैसे सुखी ही दुनिया में कोई नहीं होता। कात्या कहती है, उन्हें दुख भी कौन सा है, अच्छा खाते पीते रहते हैं, अच्छा खाते पहनते हैं, प्रजा पर राज करते हैं, लाखों पर उनकी कलम चलती है, और सुख क्या होता है इससे मुझसे पूछो तो हानुष को भी किस बात का दुख है, दिन भर अपना शौक पूरा करता रहता है और पिसती तो मैं हूँ। पादरी कहता है, नहीं कात्या, सच पूछो तो हानुष इस वक्त तुमसे भी ज्यादा परेशान है। वह जानता है कि 13 साल बीत गए हैं, उसके काम का कोई कूल किनारा नजर नहीं आ रहा है। इससे उसे इस बात का भी दुख है कि वह अपने परिवार की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाया है, उसे अपने काम में भी कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। कात्या कहती है, मैं क्या जानूं, अगर दुख है तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं, किसी को खाना नसीब न हो उसकी परेशानी तो समझी जा सकती है, पर घड़ी न बने तो कोई परेशान हो ऐसा तो कभी सुना नहीं। तो पादरी कहते हैं, तुम तो जानती हो कात्या, कई बार इस काम को छोड़ चुका है, कई बार तो मेरे सामने आकर रो चुका है कि उससे कुछ नहीं बन पा रहा। तो कात्या कहती है, इसने घड़ी नहीं बनाई तो क्या दुनिया का कारोबार बंद हो जाएगा, इसे इसमें मिलेगा भी क्या। पादरी कहता है कि अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए वह थोड़े ही बना रहा है, शौक है और क्या। कात्या कहती है, घड़ियां बनाने का शौक था तो फिर ब्याह नहीं करना चाहिए था। यह नहीं हो सकता कि घर गृहस्थी भी बनाओ और उसके खाने ओढ़ने का भी इंतजाम भी ना करो। तब पादरी कहते हैं कि तुम नहीं जानती
कात्या कि अगर आदमी को उसकी पत्नी के का विश्वास मिले तो उसके हौसला दुगुना हो जाता है, उसका उत्साह दुगुना हो जाता है। तो कात्या कहती है, जी मैंने बहुत सुन लिया, बच्चे तो भूखों मरते रहे और मैं उसका हौसला बढ़ाती रहूं, मुझसे यह नहीं होगा। घर की हालत क्या आपसे छिपी है? बच्ची के चिथड़े बच्ची के चिथड़े क्या उससे नजर नहीं आते? जाड़ों में हमारा घर गर्म नहीं हो पाता, क्या उससे छिपा है? इस हालत में मैं उसका हौसला बढ़ाती रहा करूं, इससे इतना भर रखा था कि कम से कम 10 साल 10 ताले महीने में बना दिया करे, ताकि घर की गुजर चलती रहे। पर इससे इतना भी नहीं हुआ। मैं अपने कपड़े गहने बेच चुकी हूँ। यह तो भला हो आपका कि आपने सिर छिपाने के लिए घर दे दिया, या फिर गिरजे वाले थोड़ी सी माली मदद कर देते हैं, वरना न जाने कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरते। कुछ देर रुक कर, मैं भी बड़ी मूर्ख हूँ, मैं जानती हूँ मैंने रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पहले से कई बार ऐसा हो चुका है। वह 10 दिन के लिए घड़ी बनाना छोड़ देगा, पर 11वें दिन फिर से जा चिपकेगा, फिर वही कमानियां और छड़ और जाने क्या क्या। मैं रो धोकर चुप हो जाऊंगी। पादरी कहते हैं, तुम मुझसे एक खास बात कहने आया हूँ कात्या, मैं तुमसे एक खास बात कहने आया हूँ। कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले हानुश ने गिरजे के अधिकारियों को माली इमदाद जारी करने के लिए दरख्वास्त दी थी। वह नामंजूर हो गई है। अब इसे गिरजे से इमदाद नहीं मिल सकेगी। तब कात्या कहती है, क्या कहा? वह भी बंद हो गई है, कर दी गई है। अब कमानिया चक्करों के लिए पैसे भी जेब से देने होंगे, हम खाएंगे कहाँ से? आप भगवान के लिए इससे कहिए कि यह काम छोड़ दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, यह काम उसके बस का नहीं है, न खुद मरे न हमें मारे। पादरी कहता है, यह इतना आसान नहीं है कात्या। तब कात्या कहती है, वे मदद दे भी क्यों? कोई कितनी देर तक मदद दे सकता है? जिस काम का कोई कूल किनारा ही नजर नहीं आए, उसमें कौन जानबूझकर धन उड़ेलेगा? यह इसके बस का काम नहीं है, यह किसी पढ़े लिखे आदमी का काम है। आप इसे समझाइए, अपनी जिंदगी भी बर्बाद नहीं करे और हमारे भी ना करे। तो प्रियंका कहती है कि तुम क्या कहती हो माँ? बापू का काम तो बंद चला है, कल गणित के प्रोफेसर भी कह रहे थे। नहीं, आप कुछ भी बापू से नहीं कहेंगी। आप कुछ भी बापू से नहीं कहिए, वह घड़ी बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। घड़ी एक दिन जरूर बनकर तैयार होगी। उनकी बेटी जो है वो अपने पिता पर बहुत विश्वास करती है। फिर हम देखते हैं, कात्या कहती है, घड़ी बननेगी तब तक हम दूसरे जहान में पहुंच चुके होंगे। यांका कहती है, क्यों? मैं काम करूंगी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। हानुश कहते हैं, बाहर कदमों की आवाज आती है और हानुश अंदर आ रहे हैं। बड़ी बात यही है कि लीवर अपने आप उठता बैठता रहे, मैंने एक रोक लगा दी है, तुम देखोगे तो समझ जाओगे बड़े मियाँ। अब हानुश जो है वो बड़े मियाँ मतलब बूढ़े लोहार के साथ में अंदर आते हैं और उनसे बात करते हुए कहते हैं कि अब तो घड़ी जो है वो शुरू हो जाएगी, बस अगर कमी है तो लीवर के उठने बैठने की, जो उस घड़ी के अंदर सामान लगे हुए हैं औजार, उसकी बातें चल रही है। तभी कहते हैं कि जो कात्या है वो कहती है, लो कात्या मेरी जान, वो हानुश कह रहे हैं कात्या को, लो कात्या मेरी जान, अब घड़ी नहीं बनेगी तो समझो कभी नहीं बनेगी। मैंने इसके ऐसी नब्ज पकड़ी है कि अब वह हिल नहीं सकती। आदाब बड़े भाई, आज कब तशरीफ लाए? तभी लोहार भी बड़े भाई को आदाब बजा लेता है और कात्या से भी। मैं कहूँ, यह मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? हानुश कह रहे हैं, सारा दोष इस्पात का था, इसके लिए ज्यादा लचीले धातु की जरूरत थी। यह नई कमानी बनवाई है, बड़े मियाँ ने अभी बनाकर तैयार की है, 3/4 लोहा 1/4 पीतल। मुझे अचानक ही सूझ गया। मैंने कहा, अगर कमानी थोड़ी और लचीली हो तो नीचे का वजन उसे रोकेगा नहीं, बल्कि वह उस पहले से ज्यादा उठती बैठती रहेगी। हानुश पीछे लंबी मेज की और बूढ़े लोहार को लेकर चला जाता है। हानुश
घुटनों के बल बैठ जाता है और कमानी जोड़ता है और कहता है, सही है, देखो बड़े मियाँ, कमानी चलती रहे तो यह चुफ्ती इस गोल चक्कर के दांतों पर बराबर आकर पड़ती रहेगी। देखा, हमें केवल यही चाहिए कि चक्कर चलता रहे। और इधर आओ मियाँ, बड़े मियाँ, अब अंदर झांक कर देखो। देखा? लोहार कहता है, क्या है नानुश, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? लोहार समझ गया, छड़ को ऊपर से लीवर के साथ नहीं बांधा, कमानी के साथ बांधा है। हानुस, बस यही। लोहार, इससे क्या होगा? हानुस, इससे पेंडुलम की रफ्तार में कभी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर आते जाते एक जैसा वक्त लगेगा। लोहार, रुकेगा भी नहीं? हानुस, रुकेगा क्यों? थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे हल्के हल्के झटके पड़ते रहेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के धक्के। लोहार सिर हिलाता है। अगर पेंडुलम की छड़ किसी लचीली चीज से बंधी होगी तो नीचे पेंडुलम ज्यादा खम जाएगा और उसकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर किसी बड़ी चीज के साथ छड़ को जोड़ोगे तो फर्क पड़ने लगेगा, क्योंकि उसे रगड़ लगती रहेगी। लचीली चीज के साथ जोड़ने से गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। हंसकर इस बात का ध्यान पहले आया होता तो 2 बरस की मेहनत बेकार नहीं जाती। हानुश कहते हैं, आनुश कुछ देर तक चुपचाप बड़ी घड़ी का काम करता रहता है। सहसा घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगती है। यांका भागकर पास में आती है। कात्या और हानुश का भाई भी अपनी जगह से हिलते हैं और एक आध कदम हानुश की ओर लेकर खड़े हो जाते हैं। यांका कहती है, चलने लगी है। लोहार कहता है, इस तरह तो बेटी 20 बार चल चुकी है। चलती है मगर फिर बंद हो जाती है। यांका कहती है, अब घड़ी बन जाएगी ना? क्यों बापू, अब तो बन जाएगी ना? देखा माँ, मैं फिर से टिक टिक करने लगी है। लोहार, बनेगी बनेगी, खुदा ने चाहा तो बनेगी। यांका कहती है, देखा माँ, ये सभी कह रहे हैं बनेगी, तू यूं ही बापू पर बिगड़ती रहती है। पिता के पास जाकर कहती है, तुम कहते थे ना बापू कि जब घड़ी बनकर किसी मीनार में लगेगी तो सबसे पहले उसमें एक छोटी सी खिड़की खुलेगी, उसमें से एक सफेद रंग का लाल कलगी वाला मुर्ग पर फड़फड़ाएगा और बांग देगा। फिर 5 संत बारी बारी से सामने आकर दर्शन देंगे और फिर उनके चले जाने के बाद खिड़की अपने आप बंद हो जाएगी। घड़ी बजने लगेगी, वक्त बताने लगेगी। ऐसे ही घड़ी बनेगी ना? तो हानुश कहता है, यांका के कंधे पर हाथ रखकर, बिटिया, यह मैंने तब कहा था जब तुम 5 बरस की बच्ची थी और मैं भी जवानी के ख्वाब देखा करता था। तुम्हारी माँ पूजा प्रार्थना बहुत करती थी और तुम मुर्गियों के पीछे भागती थी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसके 5 संतों के पुतले भी लगा दूंगा और मुर्ग भी बांग देगा। पर यांका, मेरी बच्ची, अब तो तू 17 बरस की होने को आई है। संतों के पुतलों वाली बात तो मुझे कब की भूल चुकी है। अब तो ध्यान केवल कमानियों और चक्करों की तरफ ही जाता है। इस बीच घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रहती है, फिर सहसा बंद हो जाती है। यांका फिर बंद हो गई। हानुश कहता है, घूम जाता है, शायद बोझ बढ़ गया होगा। क्या वजह हो सकती है? वह किसी उपकरण को हाथ लगाता है। टिक टिक फिर शुरू हो जाती है। जितनी देर वह उस उपकरण को थामे रहता है, टिक टिक जारी रहती है। छोड़ देता है तो कुछ देर बाद बंद हो जाती है। बड़े मियाँ, यह मालूम नहीं कि चक्कर के अंदर की दांतें बना दिए जाए, अगर चक्कर के ऊपर की तरह को ही काट कर उसके दांते बना दिए जाए और चिप्पे का वजन एक एक दांते पर पड़े जैसे कुएं की माल में होता है। लोहार कहता है, ऐसा चक्कर तो कभी बनाया ही नहीं गया। इस चक्कर को बनाने में भी पूरे 6 महीने लग गए थे। अब नई तरह का चक्कर बनाने लगेंगे तो बनकर तैयार कब होगा? तब हानुस कहता है, घड़ी के सामने फिर बैठ जाता है। कुछ देर तक पेंडुलम के साथ काम करने के बाद, आप एक काम कीजिए बड़े मियाँ, अपनी दुकान पर से पीतल की तार उठा कर लाइए। मुझे एक और बात सूझी है, शायद पेंडुलम के छड़ को पीतल के तार के साथ बांधना ज्यादा ठीक बैठे। लोहार, अच्छी बात है, देखते हैं। उठकर सामने आ जाता है। कात्या और पादरी के सामने मुस्कुराकर सिर हिलाता है और दाएं हाथ के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। हानुस अभी भी घड़ी के सामने झुका हुआ है। पादरी कहता है, हानुस की ओर तनिक से आगे बढ़कर, तुम नए नए चक्कर बनाने की
बात सोच रहे हो हानुश, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? गिरजे वालों ने तो माली इमदाद देना बंद कर दिया है। हानुश घूम कर देखता है और फिर उठ खड़ा होता है। कहिए, क्या कहा भाईजान? माफ कीजिए, मैं सीधा इस काम में उलझ गया। बैठिए, आप बैठिए ना। पादरी, मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि गिरजे के अधिकारी ने तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर कर दी है। कात्या कहती है, चुपचाप यांका को लेकर पिछले दरवाजे से घर के अंदर चली जाती है। वो दोनों जो है वो मंच से जा चुके हैं घर के अंदर। हम देखते हैं हानुश कहते हैं, यह तो बड़ा ही मुश्किल होगा। अब जब कुछ आस बनने को लगी थी, काम थोड़ा आगे चल निकला था। पादरी, तुम बहुत ज्यादा उत्तेजित रहते हो, यह ठीक नहीं। आदमी के मन में स्थिरता होनी चाहिए। हानुश, मैं क्या करूं भाईजान, यह काम ही ऐसा है। पादरी, मन शांत रहे तो इंसान बहुत कुछ सोच सकता है। हानुश, आप ठीक कहते हैं भाईजान। पादरी, मैं तुम्हें अपनी कहूँ, एक बार गिरजे में कुछ छोटा लाट पादरी बनाने की बात चली। जब उसकी खबर मुझे मिली तो मैं उत्तेजित हो उठा। मेरी तो नींद हराम हो गई। सारा काम आंखों के सामने छोटा लाट पादरी ही घूमने लगा। कब मैं छोटा लाट पादरी बनूंगा और नया लबासा पहनूंगा और चांदी का चिलमिलाता सलीब छाती पर लटकता होगा। रात को सो ही नहीं पाऊं। कभी एक बड़े पादरी से मिलने जाऊं तो कभी दूसरे से। हानुस हंसकर, क्या पादरी लोग भी रात को सो नहीं पाते? पादरी, सुनो सुनो, यही तो बता रहा हूँ कि फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी जगह किसी दूसरे को छोटा लाट पादरी बना दिया गया है। वह उम्र में 8 साल मुझसे छोटा था। मैं और भी ज्यादा बेचैन हो उठा। जी चाहता था कि पादरी का बाना उतारकर जंगलों में कहीं निकल जाऊं। एक दिन मैं ऐसे ही चलते हुए मुझे अंदर से आवाज आई, ठहर जाओ। मैं ठहर गया। फिर आवाज आई कि तू नगर के गिरजे का पादरी है, न इसमें इससे कम न इससे ज्यादा। तेरा काम प्रवचन देना और प्रार्थना करना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। फौरन मेरे मन में स्थिरता आ गई, सारी बेचैनी दूर हो गई। हानुश, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कौन सी नसीहत करना चाहते हैं भाईजान? तब पादरी कहता है, उंगली उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। उस दिन से मेरे मन में शांति आ गई, और जिस दिन मेरे मन में शांति आई उसी दिन से छोटा लाट पादरी बनने की मेरी संभावना जो थी वो और भी बढ़ गई। हानुश जी। पादरी, आमतौर पर लोग यही गलती करते हैं कि लाट पादरी बनने से पहले ही मन ही मन अपने को लाट पादरी समझने लगते हैं। लाट पादरी का लाल लबादा मन ही मन पहले से पहन लेते हैं, पर जब उन्हें असलियत का एहसास होता है तो अंदर ही अंदर छटपटाने लगते हैं। कभी ख्वाब नहीं देखता, सदा अपने को छोटा मानता हूँ, इसलिए बड़े से बड़े ओहदे को हत्या भी लेता हूँ। मेरी क्या बिसात थी जब मैं पादरी बना था, सलीब का चिन्ह छाती पर बनाते हुए, और अब भगवान की दया से सब कुछ है। हानुस, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? पादरी, तुम घड़ी बनाने का ख्याल छोड़ दो। तुम अपने को घड़ी साज मानने लगे हो, वैसे ही जैसे मैं अपने को लाट पादरी समझने लगा था। तुम कुफल साज हो और अपने को कुफल साज ही समझो, और तुम्हारा काम कुफल बनाना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। तब हानुश कहता है कि यह क्या कह रहे हो भाईजान? मेरी 13 साल की मेहनत और अब इसे छोड़ दूं? पादरी, तुमने जिंदगी के 13 साल इसमें खोए हैं, इसलिए क्या कह रहा हूँ, इस काम से निकल आओ। अभी भी वक्त है, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। हानुश कहता है, मैं घड़ी साज बनने के सपने तो नहीं देखता बड़े भाईजान, मैं तो घड़ी बना रहा हूँ। वह कैसे बने इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। कोई बात तो मेरे जहन में नहीं आती। हंसकर, आप क्या कह रहे हैं? आप तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, आज क्या बात हो गई? तो पादरी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी हिम्मत बंधाता रहा हूँ। पहले मैं भी सोचता था कि घड़ी बन जाएगी तो अपने ही गिरजे पर इसे लगवा दूंगा। मैंने लाट पादरी से कह दिया था कि घड़ी बन रही है जो भगवान के घर की शोभा बढ़ाएगी, लेकिन अब जाहिर हो गया है कि यह खाम ख्याली थी, इसे छोड़ देना ही उचित था।
मैं स्वयं एक सपना देखने लगा था। हानुश, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तब साफ साफ बताइए बात क्या है। आपने अभी अभी कहा था कि मेरी दरख्वास्त नामंजूर हो गई है। क्या सचमुच वह मेरी इमदाद नहीं करेंगे? क्या इसके अलावा और कोई बात है? पादरी कहते हैं कि गिरजे के अधिकारियों ने माली इमदाद देने से इनकार कर दिया, यह ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। मुख्य बात है कि तुम अपने पेशे पर लौट आओ। तुम्हारा काम ताले बनाना है, घड़ी बनाना नहीं है। हानुश कहता है हताश होकर, मैं ताले तो अब भी बनाता हूँ पादरी। मैं चाहता हूँ कि तुम केवल ताले ही बनाओ, कम से कम कुछ मुद्दत के लिए, थोड़ा चुप रहने के बाद। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मेरे से तो 5 बरस छोटे हो, और फिर मेरा असर रसूख इस शहर में भगवान की दया से अच्छा है। कहोगे तो चौक में तुम्हारी दुकान ले दूंगा। दुकान पर बैठो और ताले बनाओ और बेचो। अगर ताले नहीं बनाना चाहते हो तो गिरजे में कहीं नौकर करवा दूंगा। चैन से पड़े रहना, गिरजे का घंटा बजाया करना, मामूली सा काम है। लोग यह तो कहेंगे कि एक भाई छोटा लाट पादरी है और दूसरा घड़ियाल की रस्सी खींचता है, मगर कहने दो जो कहता है। हानुश, क्या माली इमदाद और कहीं से नहीं मिल सकती? यह काम बीच में छोड़ दूं? भाईजान पादरी, तुम अपनी स्थिति को पहचानो। हानुश, कात्या वक्त से पहले बूढ़ी हो चली है। तुम अपना एक बेटा खो बैठे हो। कात्या पर सारे घर का बोझ है। तुम्हारे ताले अब बिकते नहीं हैं। दूसरे कुफलसाज बाजार में आ गए हैं। उधर कोई तुम्हें मदद के लिए तैयार नहीं है, और यह काम माली इमदाद के बिना पूरा हो नहीं सकता। इस तरह 13 साल का लंबा अरसा बीत चुका है और तुम्हारा कुछ बना बनाया नहीं है। हानुश, यह तो सही है भाई साहिब। पादरी, मैं यह नहीं कहता कि सदा के लिए छोड़ दो। जब तुम्हारी माली हालत सुधर जाए तो बेशक अपना शौक पूरा करना। यह तब घड़ी बने या नहीं बने, तुम्हें घर की चिंता तो नहीं रहेगी। देर तक सोचता रहता है। तब पादरी कहता है कि इसमें नुकसान नहीं, तुम्हारा फायदा है। घड़ी 1-2 साल बाद भी बन सकती है, और अगर न भी बने तो दुनिया का कारोबार बंद नहीं हो जाएगा। हानुश कहता है, मगर आज ऐसी क्या बात हुई कि आपका रवैया बिल्कुल बदल गया है? क्या इसलिए कि गिरजे वालों ने मदद देने से इनकार कर दिया है? मदद तो गिरजे वालों ने एक बार पहले भी देना बंद कर दिया था, पर आपने मुझे इस बात को बंद करने के लिए तो नहीं कहा था। तो पादरी कहता है, न तुम्हारे घर में आज आग जली है, न खाना बन पाया है। कितने दिन तक तुम इस तरह काम कर सकते हो? तुम इस तरह से चलते रहे तो कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल टूट जाओगे। हानुश, मैं बाजार में तालों के बारे में ही बात करने जा रहा था, जब रास्ते में बूढ़ा लोहार मिल गया। नई कमानी दिखाने अपने साथ ले गया। आप चिंता नहीं कीजिए भाईजान, तालों की बिक्री का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं आज ही कुछ ताले बेच आऊंगा। जब तक बिकेंगे नहीं, घर नहीं लौटूंगा। पर आप किसी से घड़ी के लिए माली इमदाद का इंतजाम जरूर करवा दीजिए। मैं यहाँ तक पहुंचकर काम को छोड़ दूं? कैसे काम को छोड़ दूं? तब पादरी कहता है, यह आज की बात नहीं है हानुश, यह हर रोज की जरूरत है। हानुश, मैं जब जानता हूँ कि भाई साहिब कात्या और घर के बारे में अपने फर्ज को मैं भुला नहीं हूँ। पादरी कहते हैं, तुम्हारे मन पर सारा वक्त घड़ी छाई रहती है। तुम्हारा मन उस तरफ से हटेगा तब तुम कुछ और सोच सकोगे। हानुश कहते हैं हंसकर, आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी इस नई कमानी को जांच लूं। अगर काम कुछ बनता नजर आया तो ठीक, वरना आपकी दया से सारा सामान उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। पादरी, मैं कई बार सोचता हूँ हानुश, इंसान की जिंदगी का मकसद है क्या? तब हानुश कहता है, क्यों, क्या आज मुझसे कोई और भी भूल हो गई है? जब कभी मुझसे भूल हो जाए तो आप हमेशा इसी ढंग से बात शुरू कर देते हैं। क्या कात्या ने कुछ कहा है? पादरी, कात्या क्या कहेगी? हानुश, यह आपका ढंग है भाई साहब। उसे भी दिलासा देंगे, मुझे भी दिलासा देंगे। कात्या से कहेंगे हौसला रख, मुझे कहेंगे मन में स्थिरता होनी चाहिए। तब पादरी कहते हैं,
अगर मेरे बारे में तू ऐसा ही सोचता है तो मैं आइंदा कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हानुश कहता है, नहीं भाई साहिब, अपना अपना स्वभाव होता है। आप अशांति नहीं चाहते, न घर में न बाहर। आप स्थिरता चाहते हैं, पर स्थिरता तो भाई साहब पोखर के पानी में भी होती है, और कहीं तो मैंने स्थिरता नहीं देखी। पादरी, क्या दूसरे को दुख देकर भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो पाएगा? जब दुनिया में घड़ी नहीं थी तो क्या दुनिया का व्यापार चलता ही न था? अब तेरी घड़ी बजेगी तभी क्या दुनिया के लोग जगेंगे? अभी तक क्या दुनिया सो रही थी? हानुश, आप मेरे काम का मजाक बेशक उड़ाए हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझ पर आपके एहसान हैं। पादरी, मैं तुम्हारे काम का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो इंसान के कमजोरियों की बात कर रहा हूँ। इंसान अपने काम का बहुत ऊंचा मूल्य आंकता फिरता है। कहाँ गए रोग के महल और किले? जब वे बनाए जाते थे तो इंसान समझता था कि उसने दुनिया बदल दी है। हानुश हंसकर कहता है, मैंने कब कहा कि घड़ी बनाकर मैं दुनिया बदल दूंगा? भाई साहब, जब भी आप मेरे साथ बात करते हैं तो मेरे अंदर भय सा छा जाता है। आप बड़े समझदार हैं, दुनिया देख चुके हैं, पर आपसे मिलने के बाद दिल दहल सा जाता है। ऐसा क्यों होता है? पादरी, हानुश, मैंने डर डर कर ही जीवन बिताया है, और तुम देख रहे हो कि मेरा जीवन ढंग से नहीं बीता है, बुरे ढंग से नहीं बीता है। आज 3 गिरजे मेरे नीचे है, और उम्मीद है कि जल्दी ही मैं लाट दरबार भी बन जाऊंगा। हानुश कहता है, ठीक है भाई साहब। पादरी कहता है, इस वक्त तो तुम्हें यह छोड़ना ही पड़ेगा, उसी में तुम्हारी सब और तुम्हारे परिवार की भलाई है। लोहार बाहर से बोलता आ जाता है, और लोहार कहता है, लो हानुश, मैं तुम्हारी तार ले आया हूँ, लो यह तार है, ठीक है ना? कात्या पिछले दरवाजे से आकर खड़ी हो जाती है। पादरी भाई बाएं हाथ, जबकि हानुश झुकाए कमरे के बीचों बीच खड़ा है। तब यही तार दरकार थी ना? आओ लगाओ, देखते हैं यह तरीका बेहतर है या नहीं। अरे क्यों, क्या बात है? हानुश कहता है, कुछ नहीं बड़े मियाँ। तो लोहार कहता है, अभी अभी तो बड़ा चहक रहे थे, यह देख तार ठीक है ना? बोलता क्यों नहीं? मैं बूढ़ा आदमी भागता हुआ इसे लेकर आया हूँ, मेरी सांस फूल रही है और इधर तुम बुत बने खड़े हो। पादरी कहता है, मैं चलूंगा। हानुश, तुम सोच विचार लो, मैं 1-2 दिन में तुमसे मिलने आऊंगा। अच्छा बड़े मियाँ, खुदा हाफिज। और कात्या लोहार मतलब जो आज पादरी है वो प्रस्थान कर जाते हैं। लोहार कहता है, फिर से अपनी बात पर लौटते हुए, बोलता क्यों नहीं? क्या घड़ी को आज फिर सांप सूंघ गया है? हानुश कहता है, नहीं बड़े मियाँ, मुझे सांप सूंघ गया है। अब इस काम से कुछ लेना देना नहीं है। लोहार आगे बोल कि यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, यही ना? दार्शनिक अंदाज में, पिछले 13 बरस में हर तीसरे चौथे महीने यह फिक्रा है। मैं तेरे मुंह से सुन चुका हूँ, इस काम से तुझे कुछ लेना देना नहीं है। हानुश, यह आखिरी बार सुन रहे हो मियाँ? लोहार, अरे मैं तुमसे अपने पैसे मांगने तो नहीं आया, रोता क्यों है? हानुश कहता है, वह तो आपकी दया है, आपका एहसान है, मैं कभी नहीं भुला सकता। लोहार, यह फिक्रा भी मैं 100 बार सुन चुका हूँ। सुन हानुश, तू यह काम छोड़ नहीं सकता, यह झिकझिक भी सदा चलती रहेगी। सोमवार को कहोगे घड़ी बनाना छोड़ दिया, मंगलवार को भागे भागे मेरे पास आओगे, कमाने में कितना लोहा कितनी पीतल लगेगी। हानुश, नहीं बड़े मियाँ, अब की बार पक्का फैसला कर लिया है, बकायदा कोई धंधा वंदा करूंगा, घर वालों को बड़ी तकलीफ में रखा है। लोहार, पर यह फैसला चंद मिनटों में कैसे हो गया? क्या पादरी भैया तुम्हारे सिर पर ठंडा पानी उड़ेल गए हैं? हानुश, अब यह काम मेरे बस का नहीं है, सच्ची बात तो यही है कि मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। कात्या आगे आ जाती है, आदाब बड़े मियाँ। लोहार, मैं क्या सुन रहा हूँ कात्या भी?
तो हानुश कहता है, सीधी बात यह है कि बड़े मियाँ कि मेरे गिरजे में दरख्वास्त दिए रखी थी माली इमदाद के लिए। यह काम माली इमदाद के बिना नहीं हो सकता। आज भाईजान बता रहे थे कि दरख्वास्त नामंजूर हो गई है। इधर घर की कमाई का एक पैसा भी नहीं आया है। तब लोहार कहता है, तो किसी दूसरी जगह से दरख्वास्त कर देखो। तब दरवाजा खटखटाने वाले दिल पुख्ता होना चाहिए। दरवाजों की तो कमी नहीं, इस तरह दिल छोड़ देने से तो दुनिया में काम नहीं चलते। इस तरह का काम करने के लिए कलेजा चाहिए, गुर्दा मुर्दा नहीं। कात्या से कहता है, तुम क्या चाहती हो कात्या भी? कात्या कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती, घर वालों के लिए 2 जून रोटी चाहती हूँ। लोहार, यह तो सही बात है कात्या, तुनक कर। सही बात है तो तुम आए दिन इसे कमानियां बना बना कर क्यों देते हो? हमारी परेशानी को देखते हुए भी इसे बढ़ावा क्यों देते हो? तो लोहार कहता है, सुनो कात्या भी, मैं हूं तो लोहार लोहे का काम करता हूँ, पर मैंने दिल लोहे का नहीं पाया है। हानुश इतना सा था जब मेरी दुकान के सामने आकर खेला करता था, सारा सारा दिन मुझे धौंकनी चलाते देखा करता था। तब भी मैं कहा करता था कि यह लड़का किसी दिन किसी बड़े काम में हाथ डालेगा। अब जो इसने घड़ी बनाने का फैसला किया तो मैंने सोचा इसे मेरी दुकान से प्रेरणा मिली है। अब इसकी मदद नहीं करूं तो किसकी मदद करूं? कात्या, तुम्हारी मदद से कुछ बनाया तो नहीं? लोहार, क्या मालूम यह कामयाब हो जाए। यह गहरे में डूब कर काम करता है, मुझे तो यकीन है एक दिन जरूर कामयाबी इसके पांव चूमेगी। और फिर कात्या चुप रहती है। लोहार कहता है, और फिर उसकी शोहरत का डंका दुनिया में बजेगा। घड़ी बजा करेगी तो सभी इसका नाम लेंगे कि हानुश की घड़ी बज रही है। सभी की जुबान पर हानुश का नाम होगा। जरा सोचो तो उसको कितनी इज्जत मिलेगी। देश भर में पहली घड़ी जो काम और कोई नहीं कर पाया, वह एक मामूली कुफल साज ने कर दिखाया। कात्या, यही सब्ज बाग दिखा दिखा कर तुमने इसका दिमाग खराब कर रखा है। लोहार, ऐसे सब्ज बाग इंसान नहीं देखे तो जिंदगी की वीरानियों में भी भटक भटक कर दम तोड़ दे। इस बीच हानुस तार को ध्यान से देखने लगा और हानुस से, कामयाब हो जाओगे हानुस तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी इज्जत करेगी। जो लोग कामयाब नहीं होते उसकी पत्नियां सबसे ज्यादा उन्हें दुत्कारती है। माफ करना कात्या भी, मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया का दस्तूर है। कात्या कहती है, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। लोहार, अब तुम मेरी बात भी ध्यान से सुन लो कात्या भी, यह आदमी अब न दीन का रहा न दुनिया का। अब न तो यह घड़ी छोड़कर कुफल साजी कर सकता है, न कुफल साजी छोड़कर घड़ी बना सकता है। यह तो गाड़ी ऐसे ही चलेगी। हानुस से, गिरजे वाले वजीफा देने से इनकार करते हैं तो और लोग मर गए हैं क्या? सरकार से दरख्वास्त कर देखो। हानुश, मैं किसके पास जाऊं? मैं किसी को जानता नहीं हूँ। लोहार, क्यों? तुम अपने हिसाबदान प्रोफेसर से कहो, वह जाना माना आदमी है, उसकी जान पहचान के बहुत लोग होंगे, दरबार में उसका अच्छा रसूख है। तब हानुश कहते हैं, वह कुछ नहीं करेंगे, मैंने एक बार कहा था। लोहार, क्या कहा था? हानुश कहते थे कि मैं किसी की सिफारिश नहीं करता, मेरी यह जिंदगी का उसूल बना रखा है। तब लोहार कहते हैं, वाह जी, कुछ लोगों ने कैसे कैसे उसूल बना रखे हैं हानुश। वह कहते थे कि चूंकि तुम मेरे पास सीखने आते हो, लोग कहेंगे कि इससे जरूर कहीं कोई स्वार्थ है, अपने अपने उसूल हैं, कोई क्या कहे। लोहार, इधर बाहर के सौदागर आते हैं, वह तुला का सौदागर आता रहता है, वह बड़ा धनी आदमी है, उससे बात कर देखो। तब हानुश कहता है कि वह क्यों मुझे माली इमदाद देगा बड़े मियाँ, वह सूद पर कर्ज देगा, वह भी मुझ जैसे को क्यों देगा? मेरा मकान गिरवी रख ले तो शायद कुछ मिल सकेगा। कात्या, खबरदार, जो मकान के गिरवी रखने की बात मुंह पर लाए तो मेरा गड़ा मुर्दा देखोगे।
अगर मकान गिरवी रखने की बात कहोगे तो। लोहार कहता है, नगर पालिका वालों से मांग देखो, हमारे अपने दस्तकार सौदागर इस काम के लिए मुमकिन है, इमदाद दे दें। हानुश कहता है, वह भी सोचा था मगर भाई नहीं मानते। लोहार, क्यों भला? हानुश, इसलिए कि नगर पालिका वालों और गिरजे वालों की पड़ती नहीं। लाट पादरी को इन दस्तकारों से चिढ़ है। कोई भाई ने कहा कि इससे गिरजे वाले नाराज होंगे, क्योंकि अब तक गिरजे की ओर से मुझे मदद मिलती रही है। लोहार, फिर गिरजे वाले खुद भी नहीं देते और नगरपालिका से भी नहीं लेने देते। हानुश, भाई दूर की सोचते हैं, गिरजे वालों को नाराज किया तो सरकार भी नाराज हो जाएगी। तो लोहार कहते हैं, वह क्यों? हानुश कहता है, क्योंकि दस्तकार सौदागर बड़े बड़े सामंतों के बिगड़े हुए हैं, पर गिरजों को भी आए दिन बुरा भला कहते हैं, इसलिए महाराज उनसे नाराज हैं। लोहार, बादशाह की इसी में तो बादशाहत होती है, इसके हाथ में भगवान ने तराजू दे रखा है। जो भी पलड़ा भारी होता है, राजा दूसरे पलड़े का वजन बढ़ाकर फिर से एक जैसा कर देते हैं। यही नीति है, इसी को नीति कहते हैं। अब एक काम करो। तब हानुश कहता है, क्या करूं? लोहार कहता है, तुम फिर लाट पादरी के पास अपनी दरख्वास्त भेजो। हानुश, अब वह कुछ नहीं करेगा। लोहार, स्वयं भगवान भी वह काम नहीं कर सकते जो लाट पादरी कर सकता है। ऊपर भले ही भगवान की चलती हो, मगर नीचे केवल लाट पादरी की चलती है। तब हानुश कहता है, मैं क्या करूं बड़े मियाँ, किसी के पास जाकर हाथ फैलाना मेरे लिए पहाड़ लांघने के बराबर होता है। लोहार, हाथ फैलाने की बात नहीं है, तुम उनसे डरते हो, तुम अफसरों से, पादरियों से, अभी तक सभी से डरते हो। हानुश, तुम ठीक कहते हो बड़े मियाँ, मेरी कमजोरियां मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। लोहार मुस्कुरा देता है और हानुश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हम सब में कमजोरियां होती है हानुश, पर हम अपना काम अपनी कमजोरियों के बावजूद करते हैं। क्यों, क्या सोच रहे हो? हानुश, हमें जो मिला नसीहत करने वाला भी ही है। भाई है तो वह नसीहत करते हैं, बीवी है तो वह नसीहत करती है, आप हैं तो आप नसीहत करते हैं। आखिर इस छोटे से दिमाग में कितनी नसीहत समा पाएगी? आप लोग कुछ दिन के लिए मेरे हाल पर छोड़ दें, मुमकिन है मेरी अक्ल कुछ काम करने लगेगी। तब लोहार जो है वो कहता है कि तुम बुरा मान गए हानुश, मेरा मतलब तुम्हें नसीहत करने से नहीं था। मैं एक ही बात चाहता हूँ, और वह यह कि घड़ी बनाने का काम नहीं छोड़ना। भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, पैसे की वजह से बिल्कुल नहीं छोड़ना। हम लोग मर नहीं गए हैं। वजीफे का कहीं इंतजाम नहीं हुआ तो मैं लोहारों की जमात से तुम्हें पैसा इकट्ठा करके ला दूंगा। लोहार कभी इनकार नहीं करेंगे। तुम बेधड़क होकर काम करो, जारी रखो। बाहर दूर शोर सुनाई देता है। सहसा एमिल अंदर आता है। एमिल कौन है? हानुश का दोस्त है। अरे हानुश, बाहर तो बड़ा शोर है, तुम लोग वहां मजे से बातें कर रहे हो, यहाँ मजे से बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ मालूम भी है बाहर क्या हो रहा है? हानुश, क्या हुआ है, हमें ध्यान नहीं। एमिल, लगता है कोई आदमी चोरी करके भाग गया है। कात्या, कौन था? एमिल, मैं नहीं जानता, शायद बाहर से कोई आया था। यांका, कहाँ पर चोरी की है, क्या चुराया है? तब एमिल कहता, हंसता है, किसी पादरी के घर के पिछवाड़े से एक छोटा सा सूअर उठाकर भाग गया। लोहार, यह चोरी तो कोई चोरी नहीं, यह तो बड़ा सवाब का काम है। एमिल, सरकार के आदमियों ने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है और इस बाजार पर में शोर मच गया है। असली चोर लगता है भाग गया है। हानुस, जिसे पकड़ा है क्या उसके पास भी सूअर था? एमिल हंसता है, था तो, लेकिन लगता है कि चोर भागते समय सूअर को फेंक गया था, इस आदमी ने उसे उठा लिया और पकड़ा गया। कात्या, विधर्मी विधर्मी लोगों को पादरियों के खिलाफ भड़काते फिरते हैं, और क्या, वरना पादरी के घर में चोरी करने का क्या मतलब था? तो एमिल कहता है, तुम्हें खूब सूझी कात्या, तुम इस बात से विधर्मियों को ले आती हो। एक आदमी चोरी करके भाग गया, इसमें विधर्मियों का क्या दोष? तब लोहार कहता है कि अगर बेचारे ने एक सूअर उठा भी लिया तो कौन सा जुल्म हो गया? 20 सूअर पादरी के पेट के अंदर जा चुके हैं, एक न गया तो उससे क्या दुबला हो जाएगा? कात्या, तुम लोग कैसी बातें करते हो, सलीब का निशान बनाती है, तुम पर भी जान हुस्न
का असर हो गया है। जब मिलते हो पादरियों और गिरजी की निंदा करते रहते हो। तब एमिल कहता है, इसमें जान हुस को क्यों घसीट आई हो कात्या? कात्या, तुम दोनों सारा वक्त पादरियों की खिल्ली उड़ाते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने पादरी के घर चोरी क्यों की? हानुश और लोहार और एमिल हंस देते हैं। हानुश कहता है कि गलत भी क्या कहता है कात्या, क्या गिरजे वालों ने बेहद दौलत इकट्ठी नहीं कर रखी है? क्या कोई दुनिया में ऐब है जो पादरी, कोई ऐसी ऐब नहीं है जो पादरी में ना हो। अगर वे लोग अच्छे और नेक हो तो क्यों कर उन पर कोई उंगली उठाएगा? जान हुस भी हो तो भी यही करता है। कात्या, अच्छे हैं बुरे हैं तुम्हें क्या? एक तरफ तो उनसे वजीफा मांगते हो, दूसरी तरफ उन्हें भला बुरा कहते हो। तब हानुश कहता है, उनसे वजीफा लेने में मेरा कोई अपना स्वार्थ थोड़े ही है। इस तरह के काम अकेले आदमी की तौफीक के नहीं होते हैं। लोहार कहता है, जमाना बड़ा नाजुक हो जा रहा है कात्या भी, और राजा किसी का दोस्त नहीं होता है। वह कभी एक की पीठ थपथपाता है तो कभी दूसरे की। वह देखेगा कि दस्तकार सिर उठाने लगे हैं तो वह सामंतों और गिरजे वालों की पीठ थपथपाएगा। जब देखेगा गिरजे वाले सिर उठा रहे हैं तो दस्तकारों की पीठ थपथपाएगा। यह नीति है कात्या भी। तो यांका कहती है, आप बड़े वक्त पर आए हैं एमिल चच्चा, बापू आज से घड़ी नहीं बनाएंगे। तब एमिल कहता है, क्यों, क्या आज कोई खास बात हुई है? हैरान होकर, तुम रोती क्यों हो यांका? यांका कहती है, गिरजे वालों ने वजीफा देना बंद कर दिया है। सुबह पादरी चाचा आए थे, उन्होंने भी कहा कि घड़ी का काम आगे नहीं बढ़ेगा, छोड़ देना चाहिए। माँ से भी झगड़ा हो गया। एमिल प्यार से यांका का कंधा थपथपाते हुए हानुश की ओर देखता है। फिर क्या अब घड़ी नहीं बनेगी? क्यों हानुश, क्या वजीफे की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है? हानुश जो है वो सिर हिलाता है। कात्या कहती है, क्या मालूम, गिरजे वालों को मालूम हो गया हो कि तुम लोग पादरियों की निंदा करते रहते हो, इसलिए वजीफा देने से इनकार कर दिया। तब एमिल कहता है, हम पादरियों की बुराई नहीं करते, हानुश का भाई भी तो पादरी है, हम तो गिरजों में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार की बुराई करते हैं। तो कात्या कहती है, तुम्हें किसी की बुराई करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। वजीफा बंद हो गया तो तुम्हारा भी नुकसान हुआ और किसी का तो हुआ नहीं। घड़ी की टिक टिक फिर से सुनाई देने लगती है। हानुश फिर अपने काम में खो जाता है। कात्या और एमिल चुप घूमने लगते हैं, घूमकर देखते हैं। फिर वह निराश सी घड़ी को बंद कर देता है और तार को ताक पर रख देता है। बाहर कदमों की आवाज, कोई आदमी भाग रहा है। सहसा दरवाजा खुलता है। जैकब दहलीज पर खड़ा है, लगभग 22-23 वर्ष का युवक, फटे हाल लेकिन प्रभावशाली। जैकब जो है वो जेल से आया है। तो एमिल कहता है, कौन हो तुम? क्या बात है, यहाँ कैसे आए हो? जैकब, क्या यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुझे पनाह मिल सकेगी? एमिल, क्यों, क्या बात है? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? जैकब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अधिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं। एमिल, यह क्या बात हुई? क्या तुम ही ने सूअर चुराया है? हानुश मेज पर से आगे आ जाता है। हाँ जैकब, मेरा नाम जैकब है, मैं काम की तलाश में हूँ। एमिल, काम की तलाश में आए हो तो इतने घबराए हुए क्यों हो? पनाह क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? जैकब, मैंने पादरी के घर से सूअर उठाया था। लोहार, उठाया था या चुराया था? जैकब, देखा बात नहीं निकल आई। कब चुराया था? जैकब, 3 बरस हुए चुराया था। एमिल, 3 बरस, क्या आज शाम नहीं चुराया था? हानुस, 3 बरस पहले का जुर्म आज क्यों सुना रहे हो? जैकब, मैं उसके लिए 3 साल तक कैद खाने में रहा हूँ इसलिए। हानुस, सूअर चुराने के लिए 3 साल तक जेल में रहे हो? जैकब, जी। एमिल, पादरी का सूअर चुराया होगा, किसी किसान का चुराया हुआ होता तो इतनी सजा नहीं मिलती। क्या वह किसी पादरी का था? जैकब, हाँ। एमिल, जेल से भागकर आ रहे हो या छूटकर? जैकब, छूटकर। एमिल, कब छूटे थे? जैकब, 4 दिन पहले। एमिल, अगर छूट कर आए हो तो यहाँ छिपते क्यों फिरते हो? पनाह क्यों मांग रहे हो? और 4 दिन पहले छूटे थे तो अपने गांव क्यों नहीं चले गए? यहाँ क्या कर रहे हो?
तब जेकब कहता है, मैं यहाँ किसी काम धंधे की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए अपने गाँव नहीं गया। एमिल, आज शाम क्या हुआ था? जेकब तनिक झेंप जाता है, मैं लोहार की दुकान पर काम की तलाश में गया था, लोहार वहां पर नहीं था तो उसके कारिंदों ने मुझे यहाँ भेज दिया। यह हानूस कुफ्र सास का घर है ना? एमिल, मगर तुम्हारी सास क्यों फूल रही है? क्या कोई वारदात हुई है? जैकब, मैं गली का मोड़ काट रहा था, तब एक सरकारी अफसर ने घूर कर मेरी तरफ देखा। वह मुझसे कुछ पूछना चाहता था, मुझे ऐसा ही लगा, पर मैं डर गया। सरकारी अधिकारियों से मैं बहुत डरता हूँ, 3 साल जेल खाने में बिता चुका हूँ, इसलिए मैं नजर बचाकर भाग खड़ा हुआ था। 2 गलियां लांघ कर मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। एमिल और हानूस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हानूस खिड़की की ओर जाकर बाहर देखते हुए, कोई नहीं, बाहर कोई नहीं। एमिल, गांव में क्या काम करते थे? जैकब, गांव में एक लोहार के पास काम करता था। वह घोड़ों के एड़ बना लगाता था और घोड़ा गाड़ियों की मरम्मत करता था। हानूस कमानी भी बनाता था? जेकब, जी, घोड़ा गाड़ी के लिए कमानी भी बनती है। हानूस किस धातु की बनाता था? जेकब, जी, लोहे में थोड़ा पीतल मिलाकर ही बनती है। हानूस सिर्फ लोहे की क्यों नहीं बनती? जेकब, जी, सिर्फ लोहे की बनाओगे तो बड़ी बोझिल बनती है, उसमें लचक नहीं होती। हानूस, और सिर्फ पीतल की क्यों नहीं बनती? जेकब, सिर्फ पीतल की कमानी बनाओगे तो बहुत जल्दी छूट जाती है। कमानी तो ऐसी होनी चाहिए जो बोझ को बर्दाश्त करने का पर लचक जाए मगर टूटे नहीं। यह क्या बन रहा है? एमिल, यह घड़ी बन रही है। जैकब, घड़ी क्या? एमिल, घड़ी जो वक्त बताती है, जानते हो क्या होती है? जैकब, जी नहीं। एमिल, बस यही घड़ी बन रही है, इसे मेरे दोस्त बना रहे हैं, यही इस घर में रहते हैं, इन्हीं का नाम हानूश है। मगर लोहार जिससे तुम मिलने आए हो यहाँ पर नहीं है, वह अभी अभी यहाँ से गए हैं। जेकब, जी, मुझे आप अपने पास रख लीजिए, मैं आपके साथ काम करूंगा। हानूश, मेरे पास अपने खाने को कुछ नहीं, तुम्हें क्या खिलाऊंगा? और फिर मुझे मालूम नहीं कि मैं यह काम करूंगा भी या नहीं। कात्या आगे बढ़कर, तुम इसे रख लो। हानूश, हानूश, क्या कह रही हो कात्या? कात्या, तुम इसे रख लो, लड़का समझदार जान पड़ता है। हानूश, अभी अभी तो कह रही थी कि घड़ी बनाने का काम ही छोड़ दो, अब इस काम के लिए शागिर्द भी रख लूं? कात्या, तुम इसे रख लो जेकब से। तुम गांव में लोहार के पास काम करते थे ना? जेकब, जी। कात्या, क्या ताले बनाना जानते हो? जेकब, ताले नहीं, गांव का लोहार तो घोड़ा गाड़ियों का काम करता था। हाँ। कात्या हानूस से, तुम इसे रख लो, तुम इसे ताले बनाना सिखा दो, इससे मैं ताले बनाने के काम पर लगा लूंगी। यह बनाएगा और मैं बेच कर आया करूंगी। तुम इसे रख लो। खानूस, इससे खिलाओगी कहाँ से? कात्या, इसकी तुम्हें क्या चिंता होने लगी, मैं इसका प्रबंध कर लूंगी। हानूस, तुम भी अजीब बातें करती हो कात्या। अभी तो मुझे कोस रही थी कि घड़ी की वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, और अब कात्या, तुम इसे ताले बनाना सिखा दो, मैं इसे ताले बनाने के काम में लगा लूंगी, तुम इसे रख लो। हानूस, अपने खाने का ठिकाना नहीं और कहाँ से खिलाओगी? मैंने कह जो दिया कि मैं घड़ी के काम में अब हाथ नहीं डालूंगा। एमिल, कात्या ठीक कहती है। एमिल कहता है, कात्या ठीक कहती है, ये आदमी तुम्हारे काम आएगा जैकब से। चलो, मैं तुम्हें लोहार से मिला दूं। आज रात तुम उसी के यहाँ रहोगे, कल चले जाना आना यांका से। यांका, तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर के लिए थोड़ी रसद दूंगा, वह लेती आना। एमिल, जैकब और यांका जो है वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। कात्या कहती है, सुनो हानूश, मैं जानती हूँ कि तुम काम नहीं छोड़ोगे, मैं घर की 2 जून रोटी का तो इंतजाम करूं, तुम मुझे कब समझोगे हानूश? मेरा बस चले तो मैं घर की सारी देखभाल अपने सिर पर ले लूं। यह थोड़ा सा ताले बनाने का काम भी जो तुझ पर बोझ है, तुम पर से हटा लूं और तुम्हें खुला छोड़ दूं, फिर जो मनाए करो। मुझसे पूछो तो तुम्हारा ब्याह करना ही भूल थी, ब्याह करके न तुमने सुख पाया न मैंने। हानूश कहता है, क्या तुम सचमुच मेरे साथ में बहुत दुखी हो कात्या? कात्या कहती है, इस तरह से मुंह लटका लेने से क्या लाभ? मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, पर तुम्हारी यह अच्छाई हमारे किस काम की? मैं तुम्हें सच सच बताऊं हानूश? तब हानूश कहता है, कात्या की ओर देखता है, क्या कात्या,
कात्या कहती है, तुम परले दर्जे के स्वार्थी हो। तुम्हें सारा वक्त अपने काम से मतलब रहता है। हम जिए या मरे तुम्हारी भला से। हानुश, यह स्वार्थ नहीं है कात्या, मैं अपने लिए नहीं करता। कात्या, यह स्वार्थ नहीं तो और क्या है? पैसे के लिए करते हो या नाम कमाने के लिए? पैसे के लिए करते तो इतने स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारे पैसों से परिवार का पेट तो पलता। हानुश, तुम ऐसी बातें कहकर मेरा बचा कुचा विश्वास भी छीन लेती हो। कात्या, मैं तुमसे कुछ नहीं कहती हानुश, जो तुम्हारे मन में आए करो। मैंने अगर इस लड़के को रखा है तो इसलिए कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी के बिल्कुल छुटकारा मिल जाए। यह ताले बना कर दिया करेगा और मैं बेच आया करूंगी। तुम्हारा जी जो मन करे आए करो। हानुश, उसे अपनी बाहों में लेते हुए, तुम्हें मेरे साथ बहुत दुख झेलने पड़े हैं ना कात्या? कात्या, अब तुम आजाद हो, अपने वजीफे का इंतजाम करो और घड़ी बनाओ। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। तुम उसी से निपटो तो बहुत बड़ी बात है। न जाने यंका कब लौटेगी। एमिल को हमारा ध्यान आया तो रसद के लिए यंका का साथ ले गया। कभी कोई खैरात दे देता है तो कभी कोई। धीरे से हानूस से हटकर पिछले कमरे की ओर आंसू पोंछते हुए चली जाती है। हानूस कुछ देर तक कमरे के बीचों बीच खड़ा रहता है, फिर पीछे अपनी मशीन की ओर चला जाता है। मशीन की टिक टिक कभी धीमी तो कभी ऊंची बराबर सुनाई देने लगती है। वह मशीन पर झुक जाता है। थोड़ी देर बाद कात्या सिर ढके प्रार्थना करने के लिए चलती है। मोमबत्ती हाथ में लिए आती है और स्टेज के बाएं सिरे पर लगी देव प्रतिमा के सामने बत्ती जलाने के सिर झुकाती है, प्रार्थना करती है और पर्दा गिर जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमने पहले अंक को पढ़ लिया है। अब दूसरे जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम इस नाटक का दूसरा अंक पढ़ेंगे। धन्यवाद।